हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन सही हो सके और एग्जाम का टेंशन उतना ज़्यादा नहीं लीजिएगा। डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। और ना तो कोई भी क्वेश्चन, ना तो लॉन्ग टाइप हार्ड होता है, ना शॉर्ट टाइप हार्ड होता है, ना ऑब्जेक्टिव हार्ड होते हैं। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, इनको दिमाग से आप निकाल दीजिएगा फुल्ली के क्वेश्चन हार्ड होते हैं। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। दिमाग से ना डर को हटा दीजिए बिल्कुल। इतना मेहनत किया आप लोग, मैं भी किया हूँ। और जितना ये समय बच रहा है पूरा एकदम ताकत लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए और सही तरीके से भोजन कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई टेंशन नहीं, एग्जाम सही तरीके से आप लोगों का पेपर निकल जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे। चलिए अब लॉन्ग टाइप पे चर्चा कर लेते हैं। बैकडेट में मैंने 5 लॉन्ग टाइप को सॉल्व किया था, आज भी कर देता हूं ताकि आप लोगों का डर भागा रहे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करिए, क्वेश्चन क्या आएगा। तो आप लोगों को तैयारी कर लेना है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थ्योरी में। और इनसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप भी पूछ दिया जाते हैं, कभी हरास के बारे में पूछ दिया जाता है। चलिए अब स्टार्ट ही कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो एक उपकरण है। एग्जाम में कभी भी आप शॉर्ट मिनिमम लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा, मिनिमम वर्ड का प्रयोग कीजिएगा और राइट वे में कीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा। तो ट्रांसफार्मर जानते हैं कि एक उपकरण है। यदि भूल भी गए तो लिख देंगे एग्जाम में डायरेक्ट, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब हम लोग लिखना, इसका सबसे पहले इसका लिखेंगे डिफिनीशन। क्या लिखेंगे? डिफिनीशन। तो डिफिनीशन भी आसान वाला लिख देता हूँ। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ऐसे लिख लीजिए, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वैसी युक्ति जो बिना ऊर्जा ह्रास के विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर मैं लिख दिया हूं, क्लियर आपको। ये यहाँ पे ये ओ ही है, क्लियर कर देते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वैसी युक्ति जो बिना ऊर्जा ह्रास के विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं और बिना ऊर्जा ह्रास के ये विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। अब इनकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लिया जाए। कंस्ट्रक्शन इसमें ज्यादातर पटलित क्रूड नर्म लोहा का बनाया जाता है और तांबे का तार का उपयोग किया जाता है। इसमें नर्म लोहे का पटलित, इसमें नर्म लोहे का पटलित क्रूड होता है, इसमें नर्म लोहे का पटलित क्रूड होता है। तांबे के तारों को दोनों सिरे पर तांबे के तार को लपेटकर दोनों सिरे पर तांबे के तार को लपेटकर अलग अलग
अलग अलग अलग अलग दोनों सिरों पर तांबे के तार को लपेट कर अलग अलग, यानी दो, एक सिरा पर अलग दूसरा सिरा पे अलग, दोनों सिरे पर तांबे के तार को लपेट कर अलग अलग प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल का निर्माण किया। प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल बना लिया जाता है। प्राइमरी तार को लपेट कर इनपुट तथा आउटपुट का कार्य किया जाता है। इनपुट तथा आउटपुट तैयार किया जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी, दोनों सिरे पर तांबे के तार को लपेट कर अलग अलग प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल बना लिया जाता है। बस सिंपल बात है। लैंग्वेज एग्जाम में लैंग्वेज आप अपना वाला भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, वो इनको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। यही है आपका ट्रांसफार्मर का सिंपल फिगर। ये लेमिनेटेड कोर ऑफ आयरन है, इसको बना लीजिएगा। तांबे की तार को ऊपर भी लपेट के एक सिरा पे इनपुट बना लेते हैं, दूसरे सिरा पर आउटपुट बना लेते हैं। तो इसको बीच में होता है आपका अन्योन्य प्रेरण की क्रिया। किसकी प्रेरण की क्रिया? अन्योन्य प्रेरण। तो ये बीच में जो होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन। बीच में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? लेमिनेटेड, ईडी है, कोर ऑफ क्या चीज? आयरन। और देख लीजिए, ये चूंकि इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको क्या बोलेंगे? या इधर इसमें लिख देता हूं, इसको आप बोल लीजिएगा प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कॉइल। और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। इसको यहीं से डिनोट कर देते हैं, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। और देख लीजिए, इसमें जो प्राइमरी कॉइल के लिए जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे? वीपी। इसको बोलते हैं एसी मेन। और ये सेकेंडरी कॉइल के लिए जो वोल्टेज क्या होगा? वीएस, वी फॉर वोल्टेज। और ये आपका इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? ट्रांसफॉर्मर। बस प्रैक्टिस करते रहना है। अब देखिए इसकी क्रिया विधि क्या होती है। क्या चीज? प्रोसीड्योर, क्रिया विधि। सिद्धांत आपका परिभाषा में ही था, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी क्रिया विधि की बात कर लिया जाए तो क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो इधर से ऊर्जा लेता है और इधर से लेने के बाद इधर छोड़ता है। ये एनर्जी लेता है और इधर ट्रांसफर कर देता है। तो एक प्रकार से ये कैरियर हो गया, ढोने वाला है, एनर्जी को इधर से ढो के इधर ला देता है। तो क्रिया विधि क्या होता है? जब इसमें आपका एसी आता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? यानी चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र तैयार होने के बाद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, फिर धारा उत्पन्न हो जाती है। यही बात होता है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप से कार्य है वोल्टेज को बढ़ाते, चुंबकीय फ्लक्स में वोल्टेज को बढ़ा देना, वोल्टेज को घटा देना, यही ट्रांसफार्मर का कार्य है। तो इसमें लिख देंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। यही इसका कार्य सिद्धांत है। सबसे आसान, ये फैराडे का ही नियम मान लीजिए आप। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। बस यही इसका सिद्धांत लिखिएगा। तो बता दिए फिर से, यही इसका क्रिया विधि हो गया। क्या हो गया? क्रिया विधि। तो सिद्धांत किसमें था? परिभाषा में था सिद्धांत। परिभाषा में क्या था? परिभाषा में आपका अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पर आधारित है, तो परिभाषा में सिद्धांत था। उसके बाद लिख दिए कंस्ट्रक्शन।
और उसके बाद लिख दिए हैं क्रियाविधि। अब इसका होगा कैलकुलेशन, जिसमें परिणमन अनुपात निकलेगा। इनको नोट कर लीजिए। चलिए इसमें अब दो बात कर लेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्राइमरी कॉइल में भी होगा और सेकेंडरी कॉइल में भी होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या बताए थे कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होते हैं। तो सिंपली बात है, यहाँ पे दो भाग कर लेंगे। इधर कर देंगे प्राइमरी कॉइल और इधर कर लेते हैं सेकेंडरी कॉइल यानी 4। क्या लिखते हैं? 4 प्राइमरी कॉइल। तो अब देखिए रोमनिक ई बराबर जानते हैं कि -n डेल फाई बट्टे डेल टी, और इधर भी जानते हैं रोमनिक ई बराबर -n डेल फाई बाय डेल टी। ये सब नो। तो चूंकि प्राइमरी कॉइल है तो इसमें भी P है, इसमें भी क्या लगा देंगे P। सेकेंडरी कॉइल है तो इसमें भी S, इसमें भी S। अब इसमें इसको भाग देंगे, किसमें? सेकेंड वाले में। तो रोमनिक ES बट्टे रोमनिक EP। तो रोमनिक ES का वैल्यू क्या है? -NS डेल फाई बाय डेल टी बट्टे इसका वैल्यू -NP डेल फाई बाय डेल टी। अब देखिए ये कट गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ये आपका क्या हो गया? रोमनिक ES बट्टे रोमनिक EP बराबर NS बट्टे NP। एक तो ये हो गया। आगे भी इनको लिख सकते हैं आप, यही मैं लिख देता हूँ। तो रोमनिक ES बट्टे रोमनिक EP। तो जानते हैं कि रोमनिक E जो है किसके बराबर होते हैं? V के इक्विवेलेंट। इसको लिख सकते हैं VS बट्टे VP बराबर NS बट्टे NP बराबर R। ये माना गया है। इसे परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात कहते हैं। बस यही एक चीज है परिणमन अनुपात का मान। तो S रहेगा ऊपर, P रहेगा नीचे, चाहे विद्युत वाहक बल हो कि विभवांतर हो कि तार के फेरों की संख्या हो। तो अब इसमें एक चीज और है, धारा इसका उल्टा होगा। धारा में P ऊपर चले जाएगा। और ये भी पूछ सकता है आपसे। तो रोमनिक ES बट्टे रोमनिक EP बराबर VS बट्टे VP बराबर NS बट्टे NP बराबर इसका उल्टा धारा IPA बट्टे IS बराबर R। यही ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात, ये लिख देंगे, यही परिणमन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यही परिणमन अनुपात का व्यंजक, यही परिणमन अनुपात का व्यंजक है। परिणमन अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसकी टाइप्स होते, पहले इनको नोट कर लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। ये ध्यान बता ही दिए कि इधर आप काउंट कर लीजिएगा, या नहीं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके टाइप्स की बात कर लिया जाता है कि टाइप इनके क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर या इट्स टाइप्स। तो टाइप्स इसमें क्या होते हैं कि ये दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें आप लोग देखते होंगे दो टाइप के ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या चीज? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहीं पे मैं ट्रांसफार्मर नीचे लिख देता हूँ, किसका काम है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसे जानिए, स्टेप अप इसका हिंदी होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इनसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर से। तो आपको इसमें दो तीन चीजों का ध्यान देना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। सबसे पहली बात, इसको मैं बहुत शॉर्ट बता देता हूँ, कितना निर्बल प्रत्यावर्ती धारा, प्रबल प्रत्यावर्ती धारा कर लेने लगते हैं, इससे नहीं ध्यान देना है। आप सीधा से जान लीजिए, हाँ कॉन्सेप्ट लीजिए आप। अप मतलब क्या होता है? ऊपर। अप मतलब ऊपर, यानी ऊपर। अप मतलब ऊपर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, अब किसको करता है? वोल्टेज को। तो वोल्टेज को कहाँ ले जाता है? ये ऊपर, यानी बढ़ा देता है। वोल्टेज को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। कौन ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो सीधा बोल देंगे कि स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है।
और यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा क्या करता है, घटा देगा। धारा क्या करेगा, घटा देगा। ये सिंपल वे है, समझ लीजिए। यानी स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है और धारा को घटा देता है, बहुत शॉर्ट। उसके बाद यदि इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लिया जाए तो कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी में शॉर्ट है और प्राइवेट में भी है। इसमें होते क्या है कि प्राइमरी कॉइल में ऊपर वाला जो होता है इसमें तार के फेरों की संख्या कम होती है। बता देते हैं कि इसमें तार के फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और नीचे वाले में क्या होते हैं, तार के फेरों की संख्या बहुत घना होता है, अत्यधिक होता है। अब ऐसे समझ जाइएगा, ये कोड बना देता है। क्या बना देता है, यही है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन रफली। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब देख लीजिए यही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आप सीधा मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होगा क्या, ऐसे समझ लीजिए कि देखिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। तो इसको प्राइमरी कॉइल, तो तार के फेरों की संख्या देखिए इसमें कम है, इसमें अधिक है। ये देखने इसमें 3 ही झुर्री है आपका, इसमें कितना में नहीं है, उससे ज्यादा 1 2 ज्यादा होता है। इसमें नीचे ज्यादा ऊपर कम होता है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के। तो इसको बोल सकते हैं आप NP, और NP को ही बोला जाता है क्या चीज, N1। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको आप बोल सकते हैं NS जो कि सेकेंडरी कॉइल है, या इसको क्या बोलते हैं N2। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए तार के फेरों की संख्या की स्थिति क्या होती है। तो इसमें कॉइल की तार के फेरों की संख्या अधिक है, तो लिख सकते हैं आप NS इज ग्रेटर देन NP। और ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि NS किसको बोलते हैं, N2 को। यानी S मतलब सेकेंडरी मतलब 2, देखिए P मतलब प्राइमरी मतलब 1 का, सेकेंडरी मतलब 2। ये याद रखिएगा, P के बदले में 1 का प्रयोग कर सकते हैं, S के बदले में 2 का। तो ये क्या हो जाएगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। ये हो गया। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए। और इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि परिनमन अनुपात R का मान क्या होगा, तो 1 से बड़ा होगा। परिनमन अनुपात R का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होता है, R का मान भी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। R का मान 1 से बड़ा होता है। बस ये हो गया। तो कभी भी इसी से हम परिभाषा निकाल लेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देता है तथा धारा को घटा देता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए ट्रैप्स में सेकेंड नंबर पे चलते हैं, किस पे, सेकेंड नंबर पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी अपचाई, इसको क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, तो अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है। इसका पहले फिगर ही बना देते हैं। ऊंचाई में ऊपर में था कम, नीचे में था अधिक, इसमें होगा ऊपर में अधिक हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, अधिक, ऊपर में ही अधिक हो जाएगा। इसको थोड़ा फ्रेश फिगर बना देते हैं। ऊपर में ही आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये ऊपर में ही अधिक है और नीचे में क्या है, कम। नीचे में कम, ऊपर में अधिक है, नीचे में कम। यही है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब समझ लीजिए इसको। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल है तो क्या बोलते हैं, NP या N1। इसको बोलते हैं NS या N2। अब यहाँ पे समझिए लॉजिक। डाउन मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन। डाउन मतलब नीचे, और ऑलवेज ध्यान रखेंगे वोल्टेज को। तो यानी वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है, नीचे कर देता है, यानी कम कर देता है। और वोल्टेज यदि कम होगा तो करंट क्या, धारा क्या हो जाएगा, अधिक। बस सिंपल बात है। वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर देता है, यानी नीचे घटा देता है, और धारा को बढ़ा देता है। तो ये वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, डाउन में घटाना, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कर दिया। यानी वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटा देता है तथा धारा को बढ़ा देता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका कंडीशन देख सकते हैं कि तार की फेरों की संख्या किसमें, प्राइमरी में अधिक है। तो लिख सकते हैं क्या चीज, NP इज ग्रेटर देन NS या N1 इज ग्रेटर देन N2। ये बता ही दिए थे कि P के बदला में 1 का प्रयोग और S के बदला में 2 का प्रयोग, P फॉर प्राइमरी
और एक चीज जान लीजिए, इसमें परिणमन अनुपात R का मान 1 से कम होता है, तो R इज लेस देन 1 एक्स्ट्रा में आता है। तो इस प्रकार ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट तरीके से जितना मेरे से हो सका मैं आपको समझाया। ये अच्छा ही वीडियो लगा होगा। तो चलिए, एक इसमें बच गया है, क्या चीज़? ट्रांसफार्मर की दक्षता, उसे भी देख लेते हैं। चलिए पहले इनको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, कभी कभार ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछ दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो दक्षता को ईटा से सूचित करते हैं, ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, यही ट्रांसफार्मर की दक्षता का व्यंजक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन की बनावट कार्य सिद्धांत तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में पूछा भी जा चुका है और इम्पोर्टेंट भी है, और आप लोग भी देखते होंगे साइक्लोट्रॉन। लेकिन ये है क्या, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम लोग साइक्लोट्रॉन का कार्य सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का क्या जानेंगे? कार्य सिद्धांत। इसमें का साइक्लोट्रॉन का बनावट, साइक्लोट्रॉन का कार्य सिद्धांत तथा कार्य विधि का क्या करना? वर्णन। साइक्लोट्रॉन का कार्य सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का बनावट, साइक्लोट्रॉन का क्रिया विधि। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन, साइक्लोट्रॉन है क्या? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, यानी युक्ति है, यानी उपकरण है। इसके द्वारा किया जाता है कि इसके द्वारा आवेशित कणों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जाता है, यानी फेंका जाता है हाई स्पीड से। तो अब सबसे पहली बात है, साइक्लोट्रॉन किसी भी आवेशित पार्टिकल को हम लोग उच्च ऊर्जाओं तक फेंकेंगे क्यों? जैसे ये सपोज कीजिए कि ये आवेशित कण है, इसको हम मुझे फेंकना है। तो फेंकना है किसके लिए? इसका मतलब फोर्स यूज कराएंगे इसके द्वारा फेंकेंगे तो फोर्स लगेगा। और इसका खास करके ज़्यादातर यूज बम्बार्डमेंट में भी किया जाता है, या किसी हार्ड मेटल को स्ट्रोक करने में, उसे तोड़ने में उपयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। तो कारण, हम किसी चीज को तोड़ते क्यों हैं? तोड़ते हैं इसलिए कि उसके अंदर की बनावट को देखना चाहते हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या क्या। तो चलिए फिलहाल न समय लेते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो साइक्लोट्रॉन में सबसे पहली बात, इसकी डिफिनीशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डिफिनीशन लिख देंगे। तो इसका डिफिनीशन, परिभाषा लिख देंगे। वैसी युक्ति जो आवेशित, वैसी युक्ति जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित कर देती है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। त्वरित कर देती है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। साइक्लोट्रॉन कहलाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। वैसी युक्ति जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित कर देती है, या त्वरित कर देता है, त्वरित कर देता है साइक्लोट्रॉन का। तो वैसी युक्ति जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित कर देता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। सिंपल बात है। तो ये यानी त्वरित कर देता है, एक प्रकार का ये एक्सीलरेटर है, यानी फेंकना आवेशित कणों या आयनों को बहुत उच्च वेग से, यानी ये प्रोड्यूस मैक्सिमम वेलोसिटी को प्रोड्यूस करता है। साइक्लोट्रॉन किसको प्रोड्यूस करता है? ये उत्पन्न करता है, अधिकतम उच्च वेग को उत्पन्न करता है। तो यानी साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेलोसिटी, या इसको लिख सकते हैं प्रोड्यूसेस मैक्स वेलोसिटी आयंस, यानी ये अधिकतम वेग उत्पन्न कर देता है। ये क्या उत्पन्न कर देता है? अधिकतम वेग, या ये अधिकतम वेग वाला आयन को उत्पन्न कर देता है। यही है साइक्लोट्रॉन का काम। साइक्लोट्रॉन का कार्य ही है, यही है कि आवेशित कणों या आयनों को उच्च गति प्रदान कर देना, आवेशित कणों या आयनों को उच्च गति प्रदान कर देना। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों या आयनों को, साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों या आयनों
आयनों को उच्च गति प्रदान करता है, उच्च गति प्रदान करता है, उच्च गति प्रदान करता है। अब इसकी बनावट की चर्चा मैं यही कर देता हूं, आगे मैं फिगर बना दूंगा। बनावट क्या होता है कि इसमें दो अर्धवृत्ताकार खोखले आयताकार डीज होते हैं, अर्धवृत्ताकार, और एक प्रकार का चैम्बर होता है अर्धवृत्ताकार, बीच में कटा हुआ पार्ट रहता है। तो दो अर्धवृत्ताकार डीज रहता है जो कि कम्पैक्ट रहता है, उसको निर्वात बना दिया जाता है, और बीच में एक क्या रहता है, छिद्र रहता है, उसी में आवेशित कण जो है एंट्री लेते हैं, और उसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो चक्कर लगाना शुरू करते हैं और बहुत हाई स्पीड को पकड़ लेते हैं। चलिए फिलहाल इनको नोट कर लीजिए, आगे फिगर ड्रॉ कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन बता ही दिए थे, फिर भी मैं बोल देता हूं एक बार। इसमें अर्धवृत्ताकार धातु के दो खोखले प्रकोष्ठ D1 तथा D2 लगे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, D1 तथा D2 को डीज कहते हैं, इसलिए डी लिखते हैं। इस पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत आरोपित किया जाता है। बीच में एक स्लिट होते हैं जिसमें आयन प्रवेश करते हैं, और ये क्या होता है, बीच में आयन प्रवेश किया और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये नाचना शुरू करता है और ये विक्षेपक प्लेट से बाहर आ जाता है। यानी कि ये स्लिट है आपका, यही है S, यही क्या है S, इसी में आयन प्रवेश करता है और इसे नाचते नाचते ये, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और इस पर ये बाहर निकल देती है, या जिस पार्टिकल को हीट करना है, जिसको तोड़ना है, उसको यहाँ रख देंगे, वो पार्टिकल टूट जाएगा। यही है आपका साइक्लोट्रॉन। ये करता क्या है कि आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या आप अल्फा कण को, ये किसको प्रोटॉन, किसको प्रोटॉन या किसको ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल को बहुत ही नचा के बहुत तीव्र वेग में ला देता है। इसको प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और किसको अल्फा, जो भी आवेशित कण होता है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसको ये बहुत तीव्र गति प्रदान कर देता है। इतना गति तीव्र कर देता है कि किसी पार्टिकल को तोड़ने में क्या होते हैं, ये समर्थ होते हैं। चलिए इनको नोट कर लीजिए। डीज को लिखना भी जरूरी था, D1 और D2, और ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा प्लस प्लस को ये क्या करते हैं, उच्च गति यानी उच्च वेग प्रदान करते हैं। चलिए इनके प्रिंसिपल पे विचार कर लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या होता है। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल को देख लिया जाए। यदि आप लैंग्वेज में लिखेगा तो आयन का परिक्रमण काल आयन के वेग तथा त्रिज्या साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा कि आयन का क्या चिन्ह, T, V तथा R पर निर्भर नहीं करता है। बहुत शॉर्ट में हो गया, निर्भर नहीं करता है, बस यही इसका सिद्धांत है। आयन का T V तथा R पर निर्भर नहीं करता है। कोई आपको बोल देगा इसको प्रूव कीजिए कि V और R पर निर्भर T क्यों नहीं करता है, तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो जब भी वृत्तीय गति होगा तो ये ध्यान दे दीजिएगा कि चुंबकीय बल जो है अभिकेंद्र बल के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चुंबकीय बल वृत्तीय गति के लिए फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर क्या लिख देंगे, ये 11th में भी पढ़े होंगे, फॉर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में चुंबकीय बल, कौन सा बल, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि समझने में। चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के क्या होंगे, बराबर। चुंबकीय बल किसके बराबर, अभिकेंद्र बल के बराबर। तो चुंबकीय बल का सिंबल क्या लिखते हैं, Fm, और अभिकेंद्र बल क्या लिखते हैं, Fc। Fm का मान तो आप लोग पढ़ चुके हैं, QVB sin थीटा, और Fc का मान होता है mv²/r। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री डालेंगे। कितना डालेंगे, चूंकि वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति में वेग और त्वरण परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो QVB sin कितना डिग्री, 90 डिग्री बराबर mv²/r। यहीं पे इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसको लिखना ही नहीं है। तो QVB बराबर हो जाएगा mv²/r। तो इसका स्क्वायर कट गया तो ये भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, QV बराबर mv/r। और समझ लीजिए आप, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, R, क्या निकाल सकते हैं, R। तो R बराबर क्या हुआ, mv/QV। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय, अर्धवृत्त को पार करने में
लगा समय, तो अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय, तो अर्धवृत्त को पार करने में लगा समय आप t बराबर क्या लिख सकते हैं, अर्धवृत्त की परिधि बट्टे अर्धवृत्त की क्या चीज, चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है ना, तो दूरी के बदले में क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि, चाल क्या है v, तो t बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बट्टे v इंटू आर, तो t बराबर पाई बट्टे v या r का वैल्यू यहाँ से एम भी है बट्टे क्यू बी, तो भी क्या हुआ, कट गया, तो t बराबर कितना हो गया, पाई एम बट्टे क्यू बी, पाई एम बट्टे क्यू बी, और कैपिटल T बराबर होता है 2t, तो t बराबर 2 और t का मान यहाँ से पाई एम बट्टे क्यू बी। इस प्रकार देख रहे हैं कि आवर्तकाल ना तो इसमें भी है न आर है, ये प्रूव हो गया। आवर्तकाल टी में न तो भी आया न आर आया, यही इसका सिद्धांत है। चलिए एक चीज है कि इसमें आवेशित कणों का अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है, जो कि निकाल देते हैं। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। चलिए इसको अधिकतम गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो आप लोग चूंकि ये जानते हैं कि क्यू भी बराबर अभी लिखे थे कितना, क्यू भी बी बराबर क्या लिखे थे, क्यू भी बराबर लिखे थे एम भी स्क्वायर बट्टे क्या चीज आर, इसका स्क्वायर कट गया, अगेन की बात कर लेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, एम भी बट्टे आर, तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, तो भी बराबर आपको हो जाएगा क्यू बी आर बट्टे कितना एम, क्यू बी आर बट्टे एम, ये सुनो क्यू बी आर बटे कितना हो जाएगा, एम भी बराबर क्यू बी आर बटे एम। अब यहाँ पे क्या किया है कि भी में लगा दिया है, भी मैक्स लगा देंगे और स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा भी मैक्स बराबर क्यू बी आर बटे कितना एम, क्यू बी आर बटे एम, ये चीज हो गया। यदि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा आप लोग पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर। अब देखिए राइटर लोग क्या किया कि के को नहीं लिखे, के को छोड़ दिए, इसको केवल क्या लिखे ई को, केवल किसको लिखे हैं ई को। आपको ध्यान देना है ई है काइनेटिक एनर्जी, यदि इसमें मैक्स लगा दिए, ई में क्या लगा देंगे मैक्स, तो भी में भी क्या लगेगा मैक्स, भी में भी क्या लगेगा मैक्स। अब देख लीजिए ई मैक्स बराबर हाफ एम भी मैक्स का, यहाँ से भी मैक्स कितना हो जाएगा क्यू बी आर बट्टे एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ई मैक्स बराबर कितना हो गया हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर, स्क्वायर खत्म किया एम खत्म, तो ई मैक्स बराबर कितना हो गया आपका हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टे एम। यही आवेशित कण या आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, इनको नोट कीजिए। अब इनके लिमिटेशंस को भी देख लिया जाए, लिमिटेशंस को। लिमिटेशंस क्या है साइक्लोट्रॉन का, ये बहुत आसान है, लिमिटेशंस यानी कार्य सीमाएं, लिमिटेशंस मतलब कार्य सीमाएं। तो एम बराबर लिख सकते हैं एम नॉट बट्टे रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर, यही इसका क्या है लिमिटेशंस। बस ये है साइक्लोट्रॉन का, इनको भी नोट कर लीजिए। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर एम क्या है, एम नॉट क्या है। एम नॉट है विराम द्रव्यमान, एम है गतिज द्रव्यमान। यदि गति में द्रव्यमान अलग होता है और विराम में द्रव्यमान अलग होता है। भी है माध्यम में कण का वेग, सी है प्रकाश का वेग। चलिए ठीक है बाबू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध कीजिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइट का है टॉपिक। इनको यदि बाय प्रोसेस आप बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और यदि इसको ट्रिकी मेथड से बनाइएगा, ट्रिक से बनाइएगा तो ये आसान है। तो सबसे पहली बात इसको स्टार्ट कर देते बनाना। इसका आंसर कैसे किया जाए, तो लिख लेंगे माना कि किसी पतले द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं
क्रमशः वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। ज़्यादा कुछ नहीं बनना इसमें बना लेंगे फिगर। और इसका ऑप्टिकल एक्सिस को बना लेंगे। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं बहुत जल्दी। इसका 2 बार प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। कितना बार बनेगा? 2 बार प्रतिबिंब बना लीजिएगा। एक बार आ गया, एक बार वास्तविक बनेगा, दूसरा बार आभासी बनेगा। इसको मिला ही दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बार क्या बनेगा? आभासी। तो यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेस लाइन, यहाँ पे एक ही लाइन दीजिएगा जो कि इसको, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कितना बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो एक बार आपका बन गया क्या चीज? आई। दूसरे बार क्या बनेगा? आई डैश। और वस्तु की दूरी यहाँ ओ पे वस्तु मान लीजिए आई, ठीक है। यहाँ से इस सेंटर को कोई नाम दे देते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगा, सपोज कि ये सेंटर को पी लिख देते हैं। यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यू। और इसकी दूरी क्या हो जाएगी? भी। और इसकी दूरी क्या हो जाएगी? भी डैश। दूरी क्या हो जाएगी? भी डैश हो जाएगी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड आपका वर्तनांक, इधर भी माध्यम का वर्तनांक n1, इधर भी है वर्तनांक n2, जबकि लेंस का वर्तनांक आपको दे देना है क्या चीज? n2। बस ये फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। फिर ट्रिक मेथड से बता देते हैं, वही सही रहेगा। ट्रिक है एक, ट्रिक मेथड बता देते हैं, शॉर्ट मेथड है वो। चलिए अब ट्रिक जान लीजिए कि ट्रिक क्या है इसका। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि लिख देंगे यहाँ पे बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर लिख लेंगे बाय सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसका हिंदी समझाते हैं। पहला आवर्तक पृष्ठ द्वारा, दूसरा आवर्तक पृष्ठ द्वारा। 2 आवर्तक पृष्ठ है, एक इधर और एक इधर, ऐसे शेप होता है इसका। अब यहाँ पे देखिए n2 माइनस n1 बराबर, याद रख लेंगे n2 माइनस n1। और यहाँ पे n1 माइनस n2 बराबर n1 माइनस n2। n2 माइनस n1 बराबर n2 माइनस n1, n1 माइनस n2 बराबर n1 माइनस n2। ऊपर में हम भाग देंगे किससे? पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो R1 से, नीचे में R2 से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक लॉजिक है कि u भी को फिक्स कर लेंगे। u और v को क्या कर लिए? फिक्स। u v को क्या कर लिए? फिक्स। v डैश को रिपीट कर देंगे, v डैश को क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। और इसको जोड़ देंगे ऑन एडिशन। क्या लिख देंगे? ऑन एडिशन, जोड़ने पर। तो जोड़ने पे तो ये सीधा प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, ये कट गया। ये क्या लिख सकते हैं? इसको डायरेक्ट, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। या माइनस n1 बट्टे यू प्लस n1 बट्टे वी बराबर n2 माइनस n1 बट्टे R1 प्लस n1 माइनस n2 बट्टे R2। इसमें कॉमन ले लेते हैं क्या चीज? n1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 बट्टे भी है, इसको बाद में लिखते हैं 1 बट्टे u। या इधर कॉमन लीजिए n2 माइनस n1, कॉमन क्या हो गया इधर? 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। बिकॉज n2 माइनस n1 तो इसमें कॉमन है, बट इसमें अरेंजमेंट उल्टा है तो माइनस कॉमन ले सकते, बीच में माइनस डाल के लिख सकते हैं आप। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएंगे आपको, तो 1 बट्टे भी माइनस 1 बट्टे यू बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2 बट्टे n1 से भाग हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका मान कितना होता है? 1 बट्टे एफ लेंस सूत्र से इसको ऐसे लिख सकते हैं n2 बट्टे n1 माइनस n1 बट्टे n1, यानी इसको इसके साथ रख लिए, इंटू 1 बट्टे R1 माइनस 1 बट्टे R2। तो 1 बट्टे एफ बराबर, इसका वैल्यू तो आप लोग जानते हैं n2 1, ये तो कट ही गया बेचारा। 1 बट्टे 1 को क्या लिखेंगे? 1 बट्टे कितना हो? R1 माइनस 1 बट्टे R2। ये प्रूव्ड हो गया। और इसी n2 1 को n कहते हैं। 1 बट्टे एफ बराबर कितना हो गया?
n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका था अल्टरनेटिव मेथड। इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया आपका। ये कौन सा मेथड था? अल्टरनेटिव मेथड। तो ठीक है बाबू, नोट कीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यतिकरण को परिभाषित करें। व्यतिकरण के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लगता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वाकई में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किसी भी क्वेश्चन को आपको शुरू में ही बता दी, किसी क्वेश्चन को हार्ड नहीं समझना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर सही जाएगी आपकी। तो व्यतिकरण के लिए, तो इसका चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। व्यतिकरण तो परिभाषा आप लोग जानते होंगे, दो टाइप से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बस यही है। यदि इसको चाहिए तो आप दूसरा डेफिनेशन भी इसका लिख सकते हैं। यदि ये याद रह गया, समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाशीय क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व के पुनर्वितरण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये यदि ये रह गया यार कमांड आपका, तो सही है ना। दूसरा भी कर सकते हैं कमांड आप, ये भी मैं लिख देता हूँ एक दूसरा डेफिनेशन। वैसी प्रकाशिक घटना, वैसी प्रकाशिक घटना जिसमें फ्रिंजों का निर्माण होता है, जिसमें फ्रिंजों का निर्माण होता है। कॉमा देखिए, सीधे डायरेक्ट लिख देंगे, व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण कहलाता है। वैसी प्रकाशिक घटना जिसमें फ्रिंजों का निर्माण होता है व्यतिकरण कहलाता है। चलिए, ये तो मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दिया। आगे है आपको फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। इसमें भी मैं बहुत आसान मेथड बता दूंगा, अल्टरनेटिव मेथड, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें होते क्या है, दो सोर्स लिए जाते हैं। अब ये बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट मैं फिगर बना दूंगा। कितने सोर्स लिए जाते हैं? दो सोर्स, S1 और S2, और उसी के द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो पहले तो डेफिनेशन को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, यही फिगर है आपका। तो फिगर में यहाँ पे S1 और S2 दो प्रकाशिक स्रोत हैं। इनसे प्रकाश की किरणें निकलती है। इनसे प्रकाश की किरण क्या होती है? निकलती है। सीधा जान लीजिए, S1 और S2 दो प्रकाशिक स्रोत हैं। प्रकाश की किरण निकलती है, और यहाँ पे स्क्रीन है, पर्दा लगा हुआ है। तो इसी पे जो है ना, पर्दा चूंकि पूरा बनाया नहीं गया है, बुक में भी वैसे छोड़ा गया है, तो पर्दा पे कुछ चमकीली पट्टी और कुछ काली पट्टी दिखाई देती है। तो चमकीली पट्टी को बोलते हैं दीप्त फ्रिंज, यानी ब्राइट से सूचित किया जाता है। और अदीप्त फ्रिंज को, अदीप्त पट्टी को यानी काली पट्टी को बोलते हैं डी से सूचित किया जाता है। किससे? डी। तो अब इसी में आखिर काली पट्टी की चौड़ाई या दीप्त पट्टी की चौड़ाई या अदीप्त पट्टी की चौड़ाई, दोनों को फ्रिंज की चौड़ाई ही कहते हैं। इसमें मुझे फ्रिंज की चौड़ाई, क्योंकि पर्दा इधर बस सीधा एक लाइन दे दिया गया है, तो यदि मध्य बिंदु से बात कर लिया जाए, यानी एनएमए फ्रिंज की दूरी, अब लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, पहले ही लिख लेंगे। माना कि S1 तथा S2 दो प्रकाशिक स्रोत हैं। इनके द्वारा पर्दा पर फ्रिंज का निर्माण होता है। इनके द्वारा पर्दा पर फ्रिंजों का निर्माण होता है। फ्रिंजों का
निर्माण होता है, यही सही रहेगा। अब देखिए लीजिए यहाँ पे, अब लिख लेंगे एनमी द्वित फ्रिंज की दूरी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको। तो एनमी मध्य बिंदु से एनमी द्वित फ्रिंज की दूरी एक्सएन बराबर होता है आपको एन लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, और एन प्लस वनवीं द्वित फ्रिंज की दूरी, ये एन में एक जोड़ दीजिए, एन प्लस वन इंटू लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी होता है। ठीक, चलिए इनको पहले नोट कर लीजिए, अब बहुत ही जल्द बन जाएंगी। ये आपको कमांड रखना है, एनवीं द्वित फ्रिंज की दूरी क्या है एक्सएन, और एन प्लस वनवीं द्वित फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगा एक्सएन प्लस वन। अब हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई को निकालेंगे। किसकी चौड़ाई को निकालेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई को निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, क्या लिखेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई यानी बीटा बराबर लिखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से सूचित करते हैं, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। आपको मान रख देंगे, या किसी राइटर में वाई एन प्लस वन या वाई एन लिखा है उसे हड़बड़ाइएगा नहीं, मैक्सिमम राइटर में एक्स ऐसे लिखा हुआ है। तो एन प्लस वन इंटू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, मान रख दिए, इसका भी मान रख दिए, एन लेमडा डी बटे स्मॉल डी। तो अब इसमें देखिए बीटा बराबर, इसमें क्या चीज कॉमन है? लेमडा कैपिटल डी पर स्मॉल डी आपका क्या है? कॉमन है। ये क्या बच गया यहाँ पे बच जाएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, या ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख लीजिए, एन प्लस वन बच गया माइनस इधर क्या बच गया एन, एक ही ब्रैकेट से कम चला लिए, कट गया ये, बीच में क्या बच गया प्लस वन, और प्लस वन से गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका बीटा बराबर क्या लिख लेंगे? लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये अनेक बार पूछा गया है, यही फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, यही व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, इनको नोट कर लीजिए। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाइए, तो आप बोल सकते हैं कि बीटा को कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, लैम्डा को बोलते हैं प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की लंबाई, कैपिटल डी को बोलते हैं स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी, और स्मॉल डी को बोलते हैं दोनों स्रोतों के बीच की दूरी। तो इस वीडियो में आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा, और जितना भी मेरे द्वारा प्रयास किया गया इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो या शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, बस इसका एक ही मकसद था कि आप लोगों का हौसला बना रहे, आप लोग ऊर्जावान रहें, यही मेरा प्रयास था, और ये प्रयास रहेगा ही। और मैं आप लोगों के लिए बहुत टेक्निकल वीडियो और सपोर्टिव वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो और बेसिक वीडियो इसी तरह बना के डालते रहूँगा अभी, बस आप लोग देखते रहिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा मेहनत करते रहिएगा, मेहनत में कभी चूक नहीं होना है, थोड़ा सा भी मेहनत में नहीं चूकिएगा, जब तक एग्जाम है तब तक पूरा प्रयास करते रहना है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने दीजिए, और आप लोगों से लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।